मैं सुखबीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास पे आज पहला वीडियो है जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में हमने यहाँ पे बताया कि स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है प्रागैतिहासिक काल। इसका फोटो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में सहूलियत रहे। और इसमें हम बताना चाहते हैं कि स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात है प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में लिखित साक्ष्य है ही नहीं, अर्थात ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पूरा पत्थरों का काल है, इसीलिए इसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात आती है, एक है आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु इन साक्ष्यों को नहीं पढ़ा गया, और वो जो समय है उसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, उस काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। बाद में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी हैं और इन साक्ष्यों को पढ़ा भी गया। वो टाइम है जैसे कि वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में आपका ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन बौद्धवाद में जो भी समय आता है, तो इन सभी को हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल में अर्थात इसी में क्या है कि पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। अर्थात पुरा पाषाण काल पहला, दूसरा मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। अब सबसे पहले हमने इस तरह से पूरा चार्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आधार में लिख दिया काल या समय, समय या काल। अर्थात पुरा पाषाण काल का जो समय है वो समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, अर्थात 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी। अब इसमें क्या है, जो पुरा पाषाण काल है इसमें कुछ चरण हैं, अर्थात पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पूर्व पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस चीज़ को आपने समझा कि जो पुरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। उसके बाद में बात आती है कि लक्षण। यहाँ के जो लोग हैं पुरा पाषाण काल के वो कैसे हैं, तो पुरा पाषाण काल के लोग आखेटक हैं, खाद्य संग्राहक हैं, अर्थात कि शिकारी हैं। आखेटक का मतलब है शिकारी हैं, शिकार करते हैं और भोजन को अपने खाने के लिए संग्रहित करते हैं। और एक क्वेश्चन इसी में से जो हमने अभी आपको बताया कि पुरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें जो मध्य पुरा पाषाण काल आता है, इस मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो पत्थर का काल था उसमें बहुत सारे फलक के रूप में हमें पत्थर प्राप्त हुए, बहुत सारे फलकें प्राप्त हुई, इसलिए आता है कि मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है। तो इसका आपको जवाब होगा कि मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि पुरा पाषाण काल में आग की खोज तो नहीं हुई, लेकिन उस समय आग जो है वनों में अचानक जलने लगती थी। तो लोग उससे परिचित तो थे कि हाँ आग जल जाती है वनों में, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी कि आग क्यों जलती है। इसका एक तरह से व्यवहारिक उपयोग पुरा पाषाण काल में आग का नहीं था। बाद में हम बात करें औजार की, तो हमें कुछ औजार प्राप्त होते हैं जैसे कि क्वार्टजाइट, ब्लेड, सल्क इत्यादि। इस प्रकार के हमें यहाँ पे पुरा पाषाण काल में औजार प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम बात करें स्थल, जैसे एक स्थल का नाम है अतिरमपक्कम। ये जो अतिरमपक्कम जो जगह है वो तमिलनाडु में है, अतिरमपक्कम। और इस अतिरमपक्कम से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अतिरमपक्कम से मानव की प्रथम खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य अतिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात है कि हथनौरा मध्य प्रदेश में है और नर्मदा घाटी क्षेत्र में है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मानव का प्रथम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ।
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि मानव का प्रथम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका जवाब होगा हथनौरा एमपी। और अगर हथनौरा ऑप्शन में नहीं है, अगर नर्मदा घाटी ऑप्शन में है, तो आप नर्मदा घाटी टिक करेंगे, क्योंकि जो हथनौरा है वो नर्मदा घाटी में ही है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। बाद में आता है भीमबेटका। भीमबेटका आपने बहुत सुना है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की जो खोज है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि भीमबेटका की खोज किसने की, तो भीमबेटका की खोज बीएस बाकंकर ने की। और भीमबेटका से क्वेश्चन ये आते हैं कि सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहली बात तो यही होगी कि भीमबेटका से सबसे पहला पॉइंट हो गया कि सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए, तो भीमबेटका एमपी में है। दूसरी बात यह है कि प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कि प्राचीनतम सबसे प्राचीन चित्रकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका जवाब होगा भीमबेटका। और बाद में आता है एक क्वेश्चन और है कि गुफाओं के शैलचित्र के लिए क्या जाना जाता है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए क्या जाना जाता है, तो इसका जवाब होगा भीमबेटका। ये भी क्वेश्चन है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भीमबेटका से कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक चित्र, आपको पता है कि हम प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। और बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यपाषाण काल। जो मध्यपाषाण काल का समय है वो समय है 10,000 BC से 4,000 BC। अब इसमें क्या है, यहाँ के लोग भी आखेटक हैं, अर्थात शिकारी हैं, और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो शिकारी लोग हैं वो पशुपालन तो है उनके पास, लेकिन यहाँ पे पशुपालन के रूप में यहाँ के लोगों ने केवल कुत्ता को अपनाया, क्योंकि जब लोग शिकार करने के लिए वनों में जाते होंगे तो उस समय केवल कुत्ता को अपने साथ ले जाते थे, और किसी प्रकार का हमें यहाँ पे पशुपालन दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे पशुपालन का हमें प्रमाण तो मिलता है, लेकिन वो यही मिलता है कि जो शिकारी है वो केवल कुत्ता को ही पालते हैं। उसके बाद में क्या है कि मध्यपाषाण काल को हमने माइक्रोलिथ युग के नाम से जाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस काल में हमें बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे पत्थर प्राप्त हुए हैं, इसलिए मध्यपाषाण काल को हम माइक्रोलिथ युग के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में बात आती है, देखो आग, हमने यहाँ पे आग के बारे में बताया पुरापाषाण काल में, और यहाँ पे आग का व्यावहारिक उपयोग हो गया है, अर्थात लोग आग के बारे में जानने लगे हैं। तो यहाँ पे आग का, अगर आपसे पूछता है कि आग का व्यावहारिक उपयोग कब से हुआ, तो इसका जवाब हुआ आपका होगा मध्यपाषाण काल में। बाद में अब इसमें कुछ स्थल हैं, मध्यपाषाण काल के स्थल हैं, जैसे कि चौपानी मांडू। चौपानी मांडू उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडू से हमें प्रथम मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य, अगर आपसे पूछेगा, अर्थात मिट्टी के बर्तन मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब होगा चौपानी मांडू। और चौपानी मांडू कहाँ है, यूपी में है। और हो सकता है कि ऐसा भी कर दे, 4 स्थल डाल दे मध्यपाषाण काल के, और एक स्थल हो सकता है पुरापाषाण काल का डाल दे, और बाद में आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल का नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है। उसके बाद में हम बात करें, पहला हो गया चौपानी मांडू जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। बात आती है सराय नाहर राय। जो सराय नाहर राय है ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है बागौर। जो बागौर है ये राजस्थान में है, यहाँ से पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो कुत्ता का साक्ष्य मिला है कि लोग यहाँ के कुत्ता को पशुपालन के रूप में अपनाते हैं, तो वो हमें कहाँ से साक्ष्य मिलता है, बागौर से। और एक जगह है आदमगढ़ एमपी में है, यहाँ से भी हमें पशुपालन का प्रमाण मिलता है। फिर आती है एक जगह महदहा। जो महदहा है, महदहा उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर बात आती है दमदमा भी उत्तर प्रदेश में है, और इस दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों को दफनाया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका जवाब होगा दमदमा उत्तर प्रदेश। फिर बात आती है नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो समय है वो 4000 BC से 1000 BC है,
और इस नव पाषाण काल को मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का एक तरह से संक्रमण काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण काल किसे कहा जाता है, तो नव पाषाण काल को, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मध्य के और कुछ नव के दोनों के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए हमने कह दिया कि मध्य और नव का ये जो है नव पाषाण काल है, इसका संक्रमण काल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कृषि आपको दिखती है कि यहाँ पे हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि होने लगती है, लोग खेती करने लगते हैं, और यहाँ पे पशुपालन जो है बहुत जोरदार से हो रहा है। देखो आपने देखा कि यहाँ पे पशुपालन केवल लोग कुत्ता को पशुपालन के रूप में अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खेती कहीं नहीं हो रही। लेकिन हमने यहाँ पे देखा नव पाषाण काल में लोग कृषि भी करने लगे हैं, और पशुपालन जो है, पशुपालन भी बहुत ही जोरदार से शुरू हो गया है। और यहाँ का जो मानव है, अब मानव वनों में नहीं रह रहा है वनों में, लेकिन क्या है, उसने अपना एक स्थायी निवास बना लिया है कि दिन में कहीं घूमेंगे, लेकिन शाम को हम अपने जो स्थायी निवास है उस स्थायी निवास में आकर रुकेंगे। और आपसे पूछता है कि ज्ञानी मानव की शुरुआत कब हुई, तो ज्ञानी मानव का जन्म, तो हम मानते हैं कि ज्ञानी मानव का जो विकास है, वो ज्ञानी मानव का जो शुरुआत है वो नव पाषाण काल में ही हुआ। दूसरी बात आती है कि पहिए का विकास कब हुआ, पहिए का विकास कब हुआ, तो पहिए का विकास भी नव पाषाण काल में हुआ। दूसरी बात है कि खाद्यान्नों की कृषि, अर्थात यहाँ पे जब कृषि बहुत जोर शोर से होने लगी तो बहुत सारे खाद्यान्न आ गए, तो खाद्यान्नों की कृषि को किस काल को कहा जाता, तो भी आंसर आपका होगा नव पाषाण काल। अब यहाँ से कुछ हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, नव पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बुर्ज होम। जो बुर्ज होम है ये जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से हमें एक गर्तावास मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे आता है कि एक कुत्ते के साथ मालिक को दफनाया गया है। ये क्वेश्चन आता है कि हमें कुत्ते के साथ मालिक को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका जवाब होगा बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरी बात आती है गुफ कराल। जो गुफ कराल है ये जगह भी जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ से भी हमें गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरी जगह है चिरांद। जो चिरांद है वो बिहार में है, और यहाँ से हमें मृदभांड के औजार प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कोल्डी हवा। जो कोल्डी हवा है ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसका जवाब होगा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, तो मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्रथम साक्ष्य, देखिए अगर चावल के साक्ष्य पूछता है तो आपका जवाब होगा कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि मेहरगढ़ से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देवा। लहुरा देवा जो है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में पड़ता है, लहुरा देवा। तो लहुरा देवा उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन दोनों पड़े हैं लहुरा देवा और मेहरगढ़, और इसमें कभी कभी यही पूछ लेता है कि प्रायद्वीपीय भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करता है तो इसका जवाब लहुरा देवा होगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब मेहरगढ़ होगा, और जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है। दूसरी बात कुछ हम नोट करके हमने कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझाया है कि नर्मदा घाटी, ये चीज़ हम बता भी चुके हैं। जब हमने यहाँ पे हथनौरा पढ़ा था तो हमने बताया था कि नर्मदा घाटी से या जो हथनौरा जगह है वहाँ पर ही मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। दूसरी बात है एक जगह है जिसका नाम है लेखैया। जो लेखैया है वो विदर्भ क्षेत्र में पड़ता है, और विदर्भ क्षेत्र का मतलब एक तरह से एमपी और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है लेखैया। तो यहाँ से हमें सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब होगा लेखैया जो कि विंध्याचल क्षेत्र में है। दूसरी बात, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगली बात आती है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो किस मंत्रालय के अधीन है, तो इसका जवाब होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद में कभी कभी फसलों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज,
तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज में कभी कभी तो ऐसे ही डाल देता है। तो सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ जौ, उसके बाद प्राप्त हुआ गेहूँ, उसके बाद हमें प्राप्त हुआ चावल। और उसमें बाद में एक बात है संगन कल्लू। संगन कल्लू भी एक नव पाषाण काल स्थल है, जिसमें हमें यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। बाद में आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ हमने बता ही दिया कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में, यहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर और हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिलते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे जब हम लोग पाषाण काल, ये जो काल पढ़ रहे हैं, तो पाषाण काल से लेकर जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, हड़प्पा तक के हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।